हाय, आप सभी को संचंद्रा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1 जो था भारतीय इतिहास का पुनर्निर्माण, उसका इकाई 3 शिकारी संग्रहकर्ता समाज। इसमें से बहुत सारे हम लोग इधर का जो है चैप्टर जो प्रस्तावना जो है इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वाले वीडियो में। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो जाकर आप पिछले वाले वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये सब हम लोग पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो इग्नू के एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इतना हम गारंटी के साथ बोल रहे हैं। अगर आप इसे अच्छी से बारीकियों से पढ़ सकते हैं, एक दो बार देख सकते हैं इस वीडियो को, तो आपको बहुत सारे बेनिफिट इस वीडियो से मिलेगा। ये सारे हम पढ़ चुके हैं। हाँ, यहाँ तक हमने पिछले वाले वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल। तो आइए शुरुआत करते हैं। जो मध्य पाषाण काल मानव प्रजाति से संबंध रखने वाली एक सांस्कृतिक काल है जो अपने जैविक विशेषताओं में आधुनिक थे। वो जो जैविक विशेषताएं थी उनकी, उसमें वो आधुनिक थे, मॉडर्न थे तथा होमो सैपियंस के रूप में जाने जाते हैं। जो मध्य पाषाण काल के मानव प्रजाति थे उनकी जो संबंध है वो सांस्कृतिक काल से है तथा वो जैविक विशेषताओं से वो आधुनिक तथा होमो सैपियंस के नाम से जाने जाते हैं। इस काल में माइक्रोलिथ की उपकरण प्रौद्योगिकी का विकास हुआ। जो मध्य पाषाण काल है इसमें जो औजार आप देखोगे तो छोटे छोटे आकार का इसमें देखने को मिलता है, इसलिए इस काल को हम लोग माइक्रोलिथ या सूक्ष्म उपकरण के नाम से भी जानते हैं, जिसे बड़े पैमाने पर बनाया और इस्तेमाल किया गया। बड़े पैमाने पर इस काल में औजार को बनाया गया था, उसको प्रयोग में लाया गया था। वे संयुक्त उपकरण थे जिन्हें दांतेदार किनारा बनाने के लिए मुठ या सरे से जोड़ा गया था। कुछ उपकरण ऐसे थे जो हाथ से पकड़ने के लिए उनके अंदर मुठ या सिरे से जोड़ा गया था। जैसे कि आप लोग कुल्हाड़ी देखते हैं तो कुल्हाड़ी का आकार ऐसे होता है और इसको हाथ से पकड़ने के लिए ये मुठ का प्रयोग हम लोग करते हैं। ऐसे ही उन काल में भी ऐसी ही आकार की औजार आपको देखने को मिलती है। भारतीय मध्य पाषाण अपनी पाषाण काल के लिए विश्व में जाना जाता है। जो भारतीय मध्य पाषाण है यह पूरे विश्व में अपनी पाषाण कला के विशेष से ये पूरे विश्व में जाना जाता है। मध्य पाषाणिक अर्थव्यवस्था पूरा पाषाण काल जैसी ही थी, जो शिकारी तथा खानाबदोश जीवन यापन पर आधारित थी। जो मध्य पाषाणिक अर्थव्यवस्था थी यह पूरा पाषाण काल के जैसे ही सेम शिकारी तथा खानाबदोश जीवन यापन पर आधारित थी। इसमें जो मध्य पाषाण काल में जो बदलाव हुआ है वो कला में ही बदलाव देखने को मिलता है, लेकिन जीवन यापन सेम टू सेम पूरा पाषाण काल के ही जैसा था। लेकिन कुछ स्थलों से पशुपालन के भी साक्ष्य मिले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, पशुपालन का साक्ष्य। अगर आपको पूछ दे कि पशुपालन की शुरुआत कब हुआ था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, तो इसका आंसर जाता है मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल में ही पशुपालन का प्रारंभ हो गया था। इस काल के लोग जो है पशुपालन करना स्टार्ट कर दिए थे। मध्य पाषाण काल के दौरान जनसंख्या बढ़ी। जो मध्य पाषाण काल के दौरान जो है मानव की जनसंख्या बढ़ी, लोग नए पारिस्थितिकीय क्षेत्र में बस रहे थे। घरेलू फंसा मानव कब्र, रिंग स्टोन और मिट्टी के बर्तनों के साक्ष्य मिलते हैं। इस काल में घरेलू फंसा मानव कब्र तथा रिंग स्टोन और मिट्टी के बर्तनों के भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। संवाद और गतिशीलता भी उन समुदायों में होने की बात की गई है। पाषाण कला
जिन गुफाओं में खुली चट्टानों पर जहां हमारे पूर्वजों ने आश्रय बनाया कला के हस्ताक्षर मिले, इस पाषाण कला व पुरातन कला कहा जाता है। इसे शैलचित्र, पेट्रोग्राफ और नक्काशी प्याली पेट्रोग्लिफ के रूप में देखा जा सकता है। इन शिलालेखों या चित्रों से मानव मस्तिष्क के उद्भव को समझने का एक अनोखा अवसर प्राप्त हुआ। ये जो शिलालेख मिला है, इन शिलालेखों के अध्ययन करके जो उस काल के मानव के मस्तिष्क का जो कितना समृद्ध हुआ है, कितना उनका विकास हुआ, इन शिलालेखों को हम लोग रिसर्च के उन काल के मस्तिष्क के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एवं पारिस्थितिकीय संरचना में समाज के भौतिक संस्कृति के अध्ययन के स्रोत भी मिलते हैं। और जो पारिस्थितिकीय संरचना है, जो प्राकृतिक परिवेश में वहाँ के जो भौतिक संस्कृति के अध्ययन का भी हमें स्रोत प्राप्त हुआ है। यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि होमो इरेक्टस हमारे पूर्ववर्ती मानव प्रजाति निम्न पुनःप्रसार काल के दौरान कला को विकसित कर पाए थे या नहीं। जो होमो इरेक्टस जो हमारे प्रजाति है, जैसे हमारा प्रजाति अभी कौन है, होमो सेपियंस के पहले भी जो होमो इरेक्टस नाम की मानव प्रजाति थी, उनमें अभी तक यह कोई बात का प्रमाण नहीं मिला है कि जो होमो इरेक्टस थे वो कला के क्षेत्र से परिचित थे या नहीं। हालांकि उन्होंने परिष्कृत एवं सुंदर पत्थर के औजार बनाए थे, लेकिन उन्होंने जो होमो इरेक्टस मानव प्रजाति थे, उन्होंने तो सुंदर पत्थर के औजार बनाए थे, लेकिन कला के माध्यम जो कला के क्षेत्र में ऐसी कोई हमारे पास अभी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिसके आधार पर हम ये बता सकते हैं कि होमो इरेक्टस प्रजाति थे वो कला से परिचित थे या नहीं। जो नर्मदा घाटी के जमाव में देखे गए हैं, जो स्वभाव से उपयोगितावाद से कहीं अधिक थे और निश्चय ही सौंदर्य के मानक थे। व्यापक पैमाना पर देखा गया कि आधुनिक मानव प्रजाति होमो सैपियंस के उद्भव के साथ ही लगभग 1.5 लाख वर्ष पहले उच्च पुनःप्रसार काल के दौरान मानव के मस्तिष्क का तेजी से मनोजैविक विकास हुआ। जो होमो सेपियंस के उद्भव जो हुआ, जब मानव के प्रजाति होमो सेपियंस का उद्भव हुआ तो 1.5 लाख वर्ष पहले जो उच्च पुनःप्रसार काल है, उन्हीं के दौरान मानव के मस्तिष्क का तेजी से उसका विकास और समृद्ध हुआ। और हमारी प्रजाति ने बहुत जल्दी विचारों एवं अभिव्यक्ति की श्रेष्ठ अमूर्त रूप से ग्रहण कर लिया। और जो हमारी प्रजाति है बहुत जल्दी से अपने विचार को संग्रहित किया तथा अभिव्यक्ति अपनी विचारों को प्रकट करने के लिए, जैसी चिंतन करना, कल्पनाशील समस्याओं को निराकरण करने जैसी उनके पास बुद्धि का विकास हुआ। इस क्षमता का विकास अगले पाषाण युग, जिस मध्य पाषाण काल कहा जाता है में तेजी से हुआ। इसका विकास और आगे जाके मध्य पाषाण काल में इन क्षमता का विकास और अधिक हुआ। अब मानव को देखते हैं तो मानव एक विशिष्ट प्रजाति है। ये जानवरों से विशिष्ट प्रजाति भिन्न है। इनके पास विशिष्ट संरचना, जैसे कि इनकी जो उंगलियों की बनावट है, 2 पैरों पर खड़ा होने का शारीरिक क्षमता है। इनका जो मस्तिष्क है, समृद्ध मस्तिष्क है, जो मस्तिष्क है, इनको समस्याओं का समाधान करने के इनके पास क्षमता है। कल्पनाशील चिंतनशील करने का इनके पास एक मतलब कि एक प्रकार का जैविक विशिष्टता है। इसी जो विकसित मानव जो है, इसी अपने एक अलग विशिष्ट क्षमता के आधार पर मानव जो है अपना एक सभ्यता और संस्कृति नामक वो अपने जीवन का हिस्सा बना है। सभ्यता अब क्या होता है, सभ्यता जो हम उसको बोलते हैं भौतिक अवशेष, भौतिक चीज़ों, जैसे हमारे पास अभी टीवी है, रहने के लिए आवास है, अपनी ज़रूरतों के लिए फल फूल हम लोगों ने कृषि किया। ये सब जितने भी सभ्यता है, जो सभ्यता जो होती है मूर्त होती है, दिखती है। जो चीज़ हमें दिख रही है वो क्या है, सभ्यता है। और जो संस्कृति है यह अमूर्त है, ये हमें देखने को नहीं मिलती। जैसे संस्कृति क्या होती है, जैसे रीति रिवाज, प्रथा, त्योहार, शादी विवाह, ये सब रीति रिवाज कार्यक्रम जो होता है, इस सब को हम लोग देखते नहीं है। हमारे जीवन शैली का ही पार्ट है संस्कृति।
तो मध्य पाषाण कालीन कला में रूप में हुई। पाषाण काल के स्थल। पाषाण कला बृहत रूप में उत्तर, पश्चिम, पूर्व और भारत के दक्षिण भागों तक सीधे लद्दाख से लेकर जम्मू कश्मीर, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश से तमिलनाडु और केरल तक विस्तृत है। जो पाषाण काल जो है बृहत रूप में यह उत्तर पश्चिम क्षेत्र तथा भारत के दक्षिण भागों तक का यह क्षेत्र विस्तृत है, फैला हुआ है। लेकिन अधिकतर पाषाण काल के स्थल मध्य भारत में है। अधिकतर जो पाषाण कला के स्थल मिले यह मध्य भारत में, जो मध्य प्रदेश में, जो छत्तीसगढ़ रीजनल हो गया ये वाला क्षेत्र है। मुख्यतः छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा। ऐसा इस क्षेत्र के अनूठे भौगोलिक पर्यावरण के कारण ही जिससे मध्य भारत के पठारों क्षेत्रों में प्राचीन मानव संस्कृति के विकास को मदद मिली। इनका जो इस क्षेत्र में जो स्थल थे इनके भौगोलिक कारण से ही मानव यहाँ पे अपना निवास किया। जैसे इन क्षेत्रों में आपको नदियों के लिए जल का पूर्ति हो जाता होगा तथा रहने के लिए पत्थर या पहाड़ों का आवास हो गया। जंगलों भी थे इस क्षेत्र में, इसलिए इन क्षेत्रों के लिए उपयोगिता के आधार पर यहाँ पे मानव निवास किए होंगे। विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ी क्षेत्रों में जो मध्य नर्मदा घाटी को सीमित करती है, जहाँ पाषाणकालीन मानव का विकास हुआ। सबसे अधिक संख्या में पाषाण कला स्थल है। सबसे अधिक पाषाण कला स्थल जो है नर्मदा घाटी में ही आपको देखने को मिलता है। विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ियों इस तरीके से खंडित और बिखरे हैं। जो विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ियाँ है इस तरह से कटे फटे खंडे और विखंडित है, जिसमें प्राकृतिक रूप से बड़े बड़े पहाड़ों में शैल आश्रय और गुफा मिलते हैं। इन्हीं जहाँ बिखरे हैं, जहाँ कटे फटे हैं, इस क्षेत्र में आपको गुफा देखने को मिल जाएंगे जो मानव के निवास के लिए अनुकूल होता होगा। आप देख सकते हैं ये शैलाश्रय है, प्राकृतिक मानव ऐसे ही शैलाश्रय में गुफाएं में मानव निवास करते थे। इन आश्रयों पर प्राचीन शिकारियों, खानाबदोशों एवं पशुपालकों द्वारा आसानी से कब्जा किया गया, जिनके वंशज जैसे कि गोंड, मुरिया, कोरकू, भिलाला इत्यादि आदिवासी समुदाय आज भी आंशिक खेती कर अपने पारंपरिक शैली में जीते हैं। जो इन आश्रय हैं, गुफा है, इन पर आज भी जो जनजाति है, ट्राइबल है, इन क्षेत्रों में अपना निवास करती है तथा वो जो आंशिक खेती मतलब कि आप लोग झूमी कृषि के नाम से जानते हैं। झूमी कृषि क्या होती है? आप एक स्थल जैसे मान चले कि इस क्षेत्र है, इस क्षेत्रों में आप जंगलों को काट कर यहाँ पर एक फसल बोते हैं, फिर इस फसल को जब अगर फसल हो जाता है तो फिर इसको काट कर फिर इस जगह को छोड़ के फिर दूसरे जगह को साफ करते हैं। इसे बोलते हैं हम लोग झूमी कृषि। जो एक झूमी कृषि जो एक अस्थाई क्षेत्र पर नहीं की जाती, बल्कि यह इसका स्थान झूमी कृषि बदलता रहता है। विंध्य में भीमबेटका शैल आश्रय एवं सतपुड़ा में आदमगढ़ एवं पंचमढ़ी सबसे महत्वपूर्ण पाषाण कला स्थल माने जाते हैं। जो विंध्य में भीमबेटका शैल है एवं मध्य प्रदेश सतपुड़ा में आदमगढ़ तथा पंचमढ़ी सबसे महत्वपूर्ण अगर कला का जो स्थल है, इन्हीं स्थल को हम लोग जानते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में दरकी चट्टान और झारखंड के हजारीबाग, गिरिडीह और कोडरमा चतरा क्षेत्र में अनेक ऐसे स्थल हैं जो हाल के दिनों में डॉक्टर कर्नल एक के प्रसाद के प्रयासों के माध्यम से थोड़े मशहूर हुए हैं। पूरा पाषाण काल से होते हुए मध्य पाषाण काल, नवपाषाण, ताम्र युग और प्राचीन ऐतिहासिक काल तक पुराने हैं। स्थल विशेष अध्ययन। एक स्थल को दिया गया है जिसका नाम है भीमबेटका, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। जो रायसेन मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में भीमबेटका जो स्थल है यह
यह जो स्थल है आपको तीनों काल में, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा नव पाषाण काल में भी इस स्थल पे मनुष्य जो मानव है निवास करते थे। तो इन्हीं भीमबेटका स्थल को हम लोग आज इसमें पढ़ेंगे, विशेष अध्ययन करेंगे। तो भीमबेटका पाषाण कला स्थल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में 22 डिग्री 56 मिनट उत्तर और 77 डिग्री 36 पूर्व, भोपाल के 45 किमी दक्षिण और होशंगाबाद के 30 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है। जो ये भीमबेटका है आज के मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में भोपाल से लगभग 45 किलोमीटर तथा दक्षिण 45 किलोमीटर दक्षिण तथा होशंगाबाद से 30 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में ये जगह है। भीमबेटका भियनपुर के आदिवासी गांव के नज़दीक स्थित है। जो भीमबेटका है यह भियनपुर के आदिवासी गांव, जहां पे अभी ट्राइबल वहां पे निवास करते हैं, उसके नज़दीक स्थित है। एक बड़ी चट्टानी पर्वत का नाम है। यह पहाड़ी मध्य भारत की पर्वतीय झाड़ियों से ढकी हुई विंध्य पहाड़ियों का हिस्सा है। यह पहाड़ी एक वर्ग किमी क्षेत्र के साथ विघटित अखंड चट्टानों के ऊपर है, जिस पर लगभग 800 प्रागैतिहासिक शैलकृत आश्रय एवं गुफाओं के परिसर है। ये जो पहाड़ी है इस पे से लगभग 800 शैलकृत आश्रय एवं गुफाओं यहाँ पे देखने को आपको मिलते हैं, जहाँ एक तरफ सभी आश्रयों में प्रागैतिहासिक काल से लेकर मध्य काल के चित्र हैं। इस सभी आश्रय जहाँ पे मानव रहते थे उनमें सभी गुफाओं में चित्रकला के माध्यम से उसमें दर्शाया है। इनमें से कुछ आश्रयों में पत्थरों के औजार, बर्तन, तांबा और लौह उपकरण, पत्थर के मनके, शैलखट्टी, प्राकाचित मिट्टी के बर्तन और पक्की मिट्टी के वस्तुएं पशु एवं मनुष्य के अस्थियों के अवशेष के रूप में अतीत के मानव गतिविधियों के साक्ष्य मिलते हैं। इन जो शैलाश्रय है, जो गुफा है, वहाँ पे आपको तांबा और लौह उपकरण भी मिलते हैं। वहाँ पे पत्थरों के औजार, बर्तन, पत्थर के मनके तथा बहुत सारे वस्तुएं उनसे जुड़ी हुई वहाँ से आपको प्राप्त हुआ है। यह स्थल नज़दीक से एक विशाल किला या गढ़नुमा पर्वत खंडों की तरह दिखता है। अगर इस स्थल को नज़दीक से आप देखते हैं तो इससे देखने से आपको नज़र आता है कि यह जो विशाल किला की तरह गढ़नुमा पर्वत खंडों के आकार की आपको देखने को मिलेगा। भीमबेटका के आधे से अधिक चित्रकारी शैलकृत आश्रय पहुँच के भीतर है, लेकिन कुछ तक घने जंगल में जंगली पशुओं के होने के कारण पहुँचना संभव नहीं। बहुत सारे चित्रकारी अधिक से अधिक जो शैलकृत है उसके अंदर है, लेकिन आप उसके अंदर नहीं पहुंच सकते क्योंकि उसके अंदर जंगली जानवरों की उपस्थिति हो सकती है, जिसके आधार पर बहुत अंदर तक नहीं जाया गया है। इस क्षेत्र का भीमबेटका नाम क्यों पड़ा? आखिर इस क्षेत्र का भीमबेटका नाम क्यों दिया गया इसका? तो भीमबेटका के विशाल चट्टान का नामकरण महाभारत के बलशाली पात्र भीम के नाम पर है। जो ये भीमबेटका की जगह है, यह महाभारत के जो पांडव वंश के भीम जो थे उनके नाम पे ये भीमबेटका के नाम रखा गया। अर्थात भीम के बैठने की जगह भीमबेट धारणा के अनुसार पांडव इन गुफाओं में ठहरे थे। एक मान्यता है कि जो इस क्षेत्र है यहाँ आकर जो पांडव थे इन्हीं शैलाश्रयों में यहाँ पे रुके हुए थे। भीमबेटका का प्रथम उल्लेख भारतीय पुरातत्व रिकॉर्ड 1888 द्वारा एक बौद्ध स्थल के रूप में होता है। जो भीमबेटका का प्रथम उल्लेख अगर कहीं मिलता है तो वो भारतीय पुरातत्व रिकॉर्ड 1888 में एक बौद्ध स्थल के नाम से जाना जाता है। हालांकि इसके शैलचित्रों की खोज 1957-58 में उज्जैन के एक पुरातत्वविद डॉक्टर विष्णु ओंकांकर द्वारा की गई। आपको जो ये स्थल है ये 1888 में ही आपको मिल गया था, लेकिन जो इसके शैल चित्रों की अगर खोज का श्रेय किसी को जाता है तो है डॉक्टर विष्णु ओंकांकर। इन्होंने 1957 से 58 में खोज दिया था।
भीमबेटका की पहाड़ियों अभ्रक तथा बलुआ पत्थर की है। यहाँ के जो पत्थर है बलुआ पत्थर तथा अभ्रक का है। भीमबेटका तथा इसके आसपास 1000 मिमी वार्षिक वर्षा होती है। जो इन क्षेत्रों में अगर वर्षा का देखें तो 1000 मिमी वर्षा हर साल अनुमानन इतना लगभग होती रहती है। इसके कारण से पहाड़ियाँ घनी वनस्पति से आच्छादित है। इन्हीं वर्षा के कारण जो इन क्षेत्र में जो वनस्पतियाँ हैं उनको वर्षा के कारण यहाँ पे मतलब घनी मात्रा में पाई जाती है। यहाँ नज़दीकी 12 मासी स्रोतों के अतिरिक्त अतीत में अन्य जल स्रोतों का भी इस्तेमाल होता था। इनके आसपास में 12 मासी नदी का जल का स्रोत है। यह स्थान आज भी वनस्पति की विविधता के लिए जाना जाता है। ये जो स्थान है आज भी वनस्पति की विविधता मतलब अलग अलग प्रजाति के पौधे यहाँ पे मौजूद हैं। कम से कम 30 प्रकार के ऐसे पौधे पाए जाते हैं जिनका इस्तेमाल कंदमूल, जड़ एवं फलों के रूप में होता है। ऐसे 30 पौधे प्रजातियां हैं जहाँ पे आप सीधे उसे अपने आहार के रूप में उसका ग्रहण कर सकते हैं। हिरण, जंगली सुअर, नीलगाय, चित्ता, भेड़िया, खरगोश और लोमड़ी जैसे जानवर सामान्यतः पाए जाते हैं। इन क्षेत्र में ऐसे जो जानवर है इन क्षेत्रों में ऐसे पाए जाते हैं। नदियों में प्रचुर मात्रा में मछली मिलती है। प्रागैतिहासिक काल में स्थिति थोड़ी अलग अवश्य रही होगी, लेकिन फिर भी उस समय वनस्पति और जीवों की प्रचुरता रही होगी। इन पहाड़ियों में औजार निर्माण करने वाले अभ्रक पत्थर का विपुल भंडार मिलता है। इन क्षेत्र में जो औजार बनाते थे उनके लिए अभ्रक पत्थर का उपयोग करते थे। अभ्रक पत्थर का बहुत सारा भंडार आपको मिलता है जिसमें क्वार्टजाइट तथा सिलिका खनिज के स्रोत मिले। इनमें से खनिज का भी स्रोत यहाँ पर मिला है सिलिकॉन तथा क्वार्ट्ज, और जिसका उपयोग औजार या उपकरण बनाने में किया जाता था। इसी कारण से अतीत में यह स्थान शिकारियों एवं संग्रहकर्ता समुदायों को आकर्षित करता था। इन्हीं सारे जो आपको यहाँ पे सारी खान पान करने के लिए सारी जो वस्तुएं अवशेष मिले हैं, यही कारण है कि जो मनुष्य इन जगहों को चुना होगा, क्योंकि उनके रहने के लिए जो जगह है उनके लिए अनुकूल परिस्थितियों को दर्शाता है। आश्रय, भोजन, पानी और कच्चे सामग्री के लिए संसाधन आसानी से उपलब्ध है। इन क्षेत्रों में रहने के लिए आवास तथा खाने के लिए भोजन तथा पीने के लिए पानी तथा कच्चे सामग्री जैसे मांस हो गया, कंदमूल, फूल संसाधन जो आसानी से उनको मिल जाते थे। यहाँ अधिकतर औजार पीले अभ्रक पत्थर से निर्मित किए जाते थे। हालांकि कुछ औजार काले स्लेटी अभ्रक पत्थर से निर्मित किए जाते थे जो संभवतः सुदूर इलाके से मंगाए जाते थे। आप देख सकते हैं जो यहाँ पर औजार मिले वो अधिकतर पीले जो अभ्रक पत्थर है उसका प्रयोग करते थे, और जो काले या स्लेटी अभ्रक पत्थर से जो निर्मित किए गए थे वो संभवतः मतलब कहीं दूर क्षेत्रों से उनको लेकर आकर यहाँ इस्तेमाल करते थे। निम्न पुरापाषाण काल से जुड़ा हुआ समतल चट्टानों से निर्मित 5 फर्शों की पहचान गई थी। अम्लीय मिट्टी की उपस्थिति के कारण कोई भी अस्थि अवशेष बच नहीं पाए। 1970 ईस्वी में जेरोम जैकबसन ने 90 एसुलियन स्थलों का पता एक छोटी घाटी में लगाया जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में बालू पत्थर की पहाड़ियों से घिरा हुआ था। इससे मुख्यतः जाड़े के मौसम में बसावट का पता चलता है। शिकारी एवं खानाबदोश समूह वर्षा के मौसम में भीमबेटका पहाड़ियों के निकटवर्ती शैल आश्रय में चले जाते थे। जो यहाँ के मानव है अगर वर्षा के मौसम के दौरान वो भीमबेटका के पहाड़ियों के निकटवर्ती शैल आश्रय जो गुफा है उनमें चले जाते थे। इसका जो उत्खनन हुआ था भीमबेटका का उसके बारे में इसमें दर्शाया गया है। B.S. ओकांकर ने 7 तथा V.N. मिश्रा ने 3 आश्रयों की खुदाई की। एक आश्रय 3F24 या ऑडिटोरियम गुफा में ओकांकर को प्राचीन एसुलियन संस्कृति और पूर्व एसुलियन काटने एवं चाकू औजार के साक्ष्य मिले। जो 3F24 गुफा है यहाँ से ओकांकर को एसुलियन संस्कृति के चाकुओं का औजार का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तथा दूसरा 3F28 में उन्हें एसुलियन आवासीय क्षेत्र को बड़े बड़े पत्थरों से निर्मित घेरती हुई दीवारें मिली।
जो एसुलियन संस्कृति है उनका जो आवासीय क्षेत्र उनके बिल्कुल सेम इन क्षेत्रों में आपको देखने को मिली। अन्य कई आश्रयों में उन्हें मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल तथा मध्य पाषाण काल, आरंभिक, ऐतिहासिक और मध्यकालीन अवधि के औजार मिले। कुछ आश्रयों में उनके मानव अस्थियां मिली जो जीवाश्म बन चुके थे। बी.एन. मिश्रा ने 3 आश्रयों की खुदाई की, 3F15, 3F23, 2B33। इनमें 3F23 मुख्यतः मध्य पाषाण कालीन है। जो 3F23 है यह मध्य पाषाण कालीन है। मध्य पाषाण कालीन निवास पत्थरों की दीवारों व चट्टानों से 2 भिन्न संरचना में विभाजित है। इसको हम जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। यह हमारे एग्जाम की दृष्टि से उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हमें जानकारी रखना आवश्यक है। जहाँ पूर्व मध्य पाषाण कालीन औजार अभ्रक पत्थर से निर्मित थे, मध्य पाषाण कालीन औजार पूर्णतः क्रिप्टोक्रिस्टलाइन सिलिका पदार्थ से निर्मित थे। दूसरे दर्जे की कब्र से प्राप्त अस्थियों को आश्रय के फर्श पर रखा गया है। 3F13 आश्रय से चूल्हे की राख, चौक निर्मित मृदभांड के टुकड़े, सूक्ष्म औजार एवं पत्थर के उपकरण प्राप्त हुए हैं। जो 3F13 आश्रय है वहां से चूल्हे की राख का तथा चौक निर्मित मृदभांड तथा सूक्ष्म औजार भी हुए हैं। आश्रय 3F33 में 1.5 मीटर का बसावट का निक्षेप मिला। इसका विशेष संबंध मध्य पाषाण काल से है। इस निक्षेप से बहुत विकसित ज्यामितीय माइक्रोलिथ अति सूक्ष्म उपकरण के साक्ष्य मिले हैं, जो जैसे अनेक पीसने के पत्थर, कुछ घिसे हुए बारहसिंगों व हड्डियों के टुकड़े और कुछ गेरुआ रंग के टुकड़े। इन सभी का संबंध प्राथमिक स्तर की कब्रों से था जो एक दूसरे के ऊपर थे। इस निक्षेप से बहुत कोयला भी मिला जिसका प्रयोग PRL BSIP प्रयोगशालाओं में तिथि निर्धारण के लिए किया गया। जो यहाँ से कोयला मिला है उनका रिसर्च करके उसका प्रयोग करके तिथि निर्धारण करने के लिए उस कोयले का उपयोग किया गया कि इस प्रकार के जो स्थल है कितने साल पुराना है। 2000 से 8000 BP की अनेक तिथियां इस कोयले से प्राप्त हुई है। इन सभी आश्रयों से मध्य पाषाण काल के शिकारी संग्रहण और व्यवस्थित किसानों के आपसी संपर्क के प्रमाण मिले। इन प्रमाणों में तांबे के उपकरण, चित्रित बर्तन, पत्थर, शैल खट्टी, प्राकाचित मिट्टी, पक्की मिट्टी, अकीक पत्थर और इंड्रोगोफ के मनके, शंख की चूड़ियाँ, चीनी मिट्टी और शीशा शामिल है। यहाँ से ये सारे वस्तुएं मिली है। अब देख लेते हैं पाषाण चित्रकला। जो भीमबेटका है अपने चित्रकला के हैं जो है चित्रकला के लिए ही यह प्रसिद्ध है। भीमबेटका के 642 शैल आश्रयों में से 400 में चित्र, नक्काशी, उत्कीर्ण और चित्रकारी मिले हैं। जो भीमबेटका जो स्थल है यहाँ से आपको 642 गुफाओं में से 400 है इनमें चित्र नक्काशी किए गए हैं। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप के मानव जीवन के सबसे प्राचीन निशानों को दर्शाते हैं। भीमबेटका शैल आश्रय में मध्य से लेकर उच्च पूरा पाषाण काल के मानव रहते थे, जिसका प्रमाण यहाँ के पत्थरों के औजारों से मिलता है। जो भीमबेटका जो जगह है यहाँ जो है उच्च पूरा पाषाण काल के भी मानव यहाँ पे निवास करते थे। इन क्षेत्रों में पुराने समय से आदिवासी आज भी रहते आ रहे हैं। 2003 में यूनेस्को द्वारा इस विश्व धरोहर के रूप में महत्वपूर्ण स्थल घोषित किया गया। जो भीमबेटका है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जो भीमबेटका स्थल है इसे 2003 ईस्वी में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल में इसे शामिल किया गया। सोमनाथ चक्रवर्ती और यशोधरा मथपाल के अनुसार भीमबेटका में लगभग 1214 अनुमानित शैलकला कृतियां हैं। कुछ आश्रय जैसे कि जू रॉक, वाइल्डवेयर और केब्र 3F9 और रंग महल विशेष रूप से चित्रों में समृद्ध हैं। ये चित्र चट्टान के दीवारों, खाली जगह और छतों पर पाए गए हैं। वे लाल, सफ़ेद, पीले और कहीं कहीं काले रंगों में निर्मित है।
चित्र 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 भीमबेटका की चित्रकला में पशुओं का चित्रण, पशु कला के साथ साथ मानव चित्रों के साथ जानवरों के झुंड की प्रधानता है। इनमें जो चित्र है उसमें आपको जानवरों के चित्र मिला तथा पशुओं तथा मानव तथा जानवरों के झुंड के भी चिन्ह की प्रधानता है। ये विभिन्न प्रकार के पशुओं को दर्शाते हैं जिनमें बैल, गौर, भैंस, नीलगाय, काला हिरण, बरसिंगा, सांभर, चित्तल, हांग, किरण, बारह किंग हिरण, हाथी, गैंडे, बाघ, चीता, लकड़बग्घा, भेड़िया, सियार, लोमड़ी, शाही बंदर और चूहे शामिल है। इन चित्रों में इन सारे जानवरों का चित्र वहाँ पे उल्लेखित है, पशुओं का दर्शाया गया है। इन्हीं सब जानवरों का वहाँ पे मानव चित्रकला का प्रदर्शित करते थे, चित्र बनाते थे। इनका चित्रण अकेले या समूह में बैठे, खड़े, चलते और दौड़ते मुद्रा में किया गया है। इनका जो चित्रण है या तो समूह में ये सारे जानवर बैठे हैं या खड़े हैं या चल रहे हैं या दौड़ते हुए मुद्रा में इनका उल्लेखित किया गया है। इन पशुओं के चित्रण में सजीवता है, ये गतिशील एवं जीवन दिखाई देते हैं। इन चित्रों में कोई भी जानवर को मरा हुआ चित्र को नहीं दर्शाया है, उसमें जीवित होने का प्रमाण को दर्शाया है। भीमबेटका में अंतर सामूहिक संघर्षों को प्रतिनिधित्व करने वाले चित्रों में तीर अंदाजों के शिकार के दृश्य की श्रृंखला उल्लेखनीय है। शिकार के चित्रों में भाला, डंडे, तीर और धनुष, विभिन्न प्रकार के जाल, मछली फंसाने वाले जाल, कंदमूल को खोदते हुए और मधु निकालने वाले जाल जैसे औजार एवं उपकरण मिलते हैं। इन जो चित्रकला जो मिला इनमें आपको तीर अंदाजे का शिकार करते हुए दृश्य को दिखाया गया है। फिर इसमें शिकार के चित्रों में भाला को दर्शाया गया है तथा तीर और धनुष को भी दर्शाया गया है। इस चित्र के दर्शाने का यही आप मछली फंसाने वाले जाल आप यही दर्शा सकते हैं कि जो इस समय के मानव है इन सारे जो आपको उपकरण देख रहे हैं इनसे परिचित है तथा इनको कहीं ना कहीं इनको प्रयोग करते भी होंगे। छोटे छोटे जानवर थैले और टोकरी में रखकर और कंधों या पीठ पर टांगकर शिविरों में लाए जाते थे। जंगली सुअरों जैसे पवित्रकृत जानवरों का चित्र मिलता है जो कई आश्रयों में पाए जाते हैं। जो छोटे छोटे जानवर है या तो थैलों या टोकरी में रखकर या कंधों पर या पीठ पर टांगकर ऐसे ही चित्र को दर्शाया गया है इन शैलाश्रयों में। उत्तरवर्ती चित्र में मानव तस्वीर और पारंपरिक या धार्मिक प्रतीकों और शंखों पर अभिलेखों के साथ ज्यामितीय चित्रण भी मिलता है। नृत्य और छतरी नुमा केस सजा के साथ घुड़सवारी करते योद्धा, मधु संग्रह, मछली पकड़ने, जंगली सुअरों के शिकार इत्यादि को दर्शाया गया है। किस कुछ चित्रों में आपको नृत्य करते हुए तथा छतरी नुमा ऐसे मान चले कि उस समय के पेड़ का जो पत्ता होता था उसको छतरी नुमा और अपने सर को ढकते होंगे तथा केस सजा के लिए कंघी जैसे घुड़सवारी करते हुए योद्धा के रूप में चित्रित किया थे इन लोगों ने। आप देख सकते हैं कि इसमें एक हिरण को दर्शाया गया है, जीवंत हिरण। इसमें हाथी को दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं इसमें तालाब में कोई हाथी नहा रही है, आप इसमें देख सकते हैं। इसमें सींग वाले सुअर को दर्शाया गया है। ये जो जितने भी चित्र आपको मिले हैं आपको दिख रहे हैं ये सब भीमबेटका के शैलाश्रयों में ऐसे ही चित्र उत्कीर्ण है। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मनुष्य है, उसके हाथ में कुछ भाला या शिकार करने वाले औजार दिख रहे हैं। इसमें आपको देख सकते हैं कि हिरण है, इसको शिकार करने के लिए इनके भाला या किसी चीज़ का या तीर धनुष का प्रयोग किए हैं। इससे आप यही अनुभव कर सकते हैं कि जो अपने जिस तरह से यह अपने कला को प्रदर्शित करते थे, अपने जीवन क्रियाकलापों में इस तरह का शिकार करते थे, उन्हीं को आप खाली समय में फ्री टाइम में वो
चित्रकला पे ध्यान भी देते थे तथा चित्रकला का विकास करते थे। इन सारे चित्रकला को देखकर ये आप इससे यही संकेत मिलता है था कि इस काल के लोग भी चित्रकला से परिचित थे तथा चित्रकला में विकसित थे। इनमें सिंग, पाइप, ड्रम और ढिंढोरा पीटने वाले ड्रम के संगीत वाद्य यंत्रों का चित्रण मिलता है। हम हाथों के चिन्हों, अब देखते हैं ड्रम के संगीत वाद्य यंत्रों का। अब देखते हैं कि कहीं भी अभी आज के ही ज़माने में जो ट्राइबल होते हैं, किसी जानवर का शिकार करना होता है तो वो बड़े बड़े ड्रम लेकर पीटते थे ताकि वहाँ के जो जानवर है उस क्षेत्र से इस तरफ भागे और उनका आसानी से उसका हम लोग शिकार कर सके। तो हो सकता है कि जो ड्रम है इन्हीं चीज़ों के लिए उन्होंने प्रयोग करते होंगे। हम हाथ के चिन्ह, अंगूठे के निशान, हाथ और अंगुलियों के निशान को भी देख सकते हैं। कुल मिलाकर इनकी आज के सिरे पर रहने वाले कृषक वर्ग एवं भोजन संग्राहक के जीवन निर्वाहन व्यवस्था के साथ समानता देखने को मिलती है। यह चित्र विभिन्न स्तरों में लाल और सफ़ेद रंगों को दर्शाती है। हरे रंगों के चित्र को प्राचीनतम माना जाता है, हालांकि हेमटैट लाल रंग का इस्तेमाल सामान्य था। प्राचीनतम सतह अधिकांशतः जंगली पशुओं के चित्रों को दर्शाती है जो या तो लाल या हरा सफ़ेद रंग में दर्शाए गए हैं। संभवतः चारकोल या मैग्नीज से काले रंग को बनाया जाता था जो बाद में इस्तेमाल किया गया। आखिर इन चित्रों का निर्माण क्यों किया गया? आखिर जो चित्र का निर्माण किए थे आखिर क्यों किया गया? यह माना जा सकता है कि इन चित्रों का इस्तेमाल गुफाओं को सजाने या मनोरंजन के लिए हुआ होगा। यह अब भी अनुमानित है कि जो इन चित्रों का इस्तेमाल उन्होंने गुफाओं को सजाने के लिए तथा मनोरंजन के लिए किया होता है। जैसे हम लोग भी आज घरों को सजाने के लिए बहुत सारे पेंटिंग वेंटिंग करते थे। हो सकता है उन्होंने लोग भी ने अपने गुफाओं को सजाने के लिए ऐसा काम किए होंगे। के.एल. कामत मानते हैं कि उनमें से कई आश्रय सुनियोजित तरीके से नहीं बनाए गए थे। यह चित्रकलाएं दर्शाती है कि पुराने चित्रों को नष्ट करना या मिटाना भी जरूरी नहीं समझा गया। इन रेखा चित्रों का निर्माण एक के ऊपर एक कई स्तरों में होता गया। हम उन्हें उनके रंग और शैली से अलग कर सकते हैं। अधिकतर इनका प्रयोग मुसीबतों से राहत के लिए तथा अलौकिक शक्तियों के प्रति आस्था व्यक्त करने के लिए किया गया, क्योंकि लाल, हरा और सफ़ेद रंगों का इस्तेमाल मृत व्यक्तियों को सजाने के लिए किया गया था। कुछ चित्रों को बनाने में अंगुलियों, कुछ को पंखे, पक्षियों के लकड़ी या मोर के पंखों या शाही के कांटों का, इस शाही जो एक जानवर है, इस कांटों का इस्तेमाल शैली या संरचना के अनुसार किया गया। अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता के साथ प्रागैतिहासिक काल के लोगों ने अपने जीवन काल के समान रूप से प्रदर्शित किया। जिसमें 2 या 3 बार में ही हाथों के स्पर्श से और बाद में चिन्हों से पशुओं व पक्षियों को बनाया गया। कुछ चित्र एकदम सीधी रेखा में हैं, जबकि कुछ को बारीकी से निर्मित किया गया। दिलचस्प बात यह है कि भीमबेटका में उत्कीर्ण आकृतियां मध्य भारत में पंचमढ़ी और अन्य स्थलों के वनस्पत लगभग नगण्य हैं। ये उस समय के जो मानव है अलौकिक शक्तियों में भी प्रति आस्था में भी व्यक्त करते थे तथा विश्वास करते थे। इन्हीं को खुश करने के लिए वो लाल, हरा और सफ़ेद रंग का भी प्रयोग करते थे। भीमबेटका का महत्व, आखिर भीमबेटका का महत्व क्यों है? भीमबेटका प्रागैतिहासिक तकनीक, आर्थिक, जीव विज्ञान और कला के मामले में अभूतपूर्व महत्व का पुरातात्विक स्थल है। जो भीमबेटका का महत्व तकनीक के आधार पे आर्थिक, जीवन, जीव विज्ञान और कला के मामले उन कालखंड के इन तकनीकी, आर्थिक और जीव विज्ञान कला के मामले में अभूतपूर्व इसका महत्व है। अब विश्वसनीय है कि इस कालखंड के लोग भी तकनीक से परिचित थे, कला से परिचित थे। 800 से अधिक शैल आश्रय और गुफाओं के साथ यह विश्व का सबसे बड़ा समूह है। यहाँ से विश्व की सबसे सुंदर और समृद्ध
प्रागैतिहासिक कला के उदाहरण मिलते हैं। यहाँ से विश्व के सबसे सुंदर और समृद्ध प्रागैतिहासिक कला का उदाहरण मिलते हैं। जो प्रागैतिहासिक काल था, उस काल में सबसे अच्छा अगर कहीं मिलता है सुंदर और समृद्ध कला, तो इन्हीं जगहों से आपको उदाहरण मिलते हैं। ऐतिहासिक क्रम के अनुसार यह चित्रों को दो भागों में बांटा जा सकता है, प्रागैतिहासिक और ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक चित्रों में जंगली जानवरों, शिकार, मछली पकड़ने इत्यादि के दृश्य को दिखाया गया है। रोजमर्रा के जीवन, नृत्य, गाना, वाद्य यंत्र बजाना, जन्मोत्सव एवं दुख मनाने के चित्र कम है। इसमें देखेंगे तो इसमें जो रोजमर्रा के जीवन था, जो उन्होंने मनोरंजन करने के लिए नृत्य, गाना, वाद्य यंत्र बजाना, जन्मोत्सव या दुख मनाने का, इन जैसे दृश्य का चित्र वहाँ पे कम दिखाई दिए है। तथा वहाँ पे जैसे जंगली जानवरों का शिकार करना, मछली पकड़ना, जानवरों का चित्र को दर्शाया और तथा अधिक मात्रा में बड़ी पैमाने पर इस चित्र को दर्शाया गया है। ऐतिहासिक चित्रकला में सजे हुए हाथी व घोड़े के जुलूस, तलवारों, भालों, धनुष और तीर के भी दृश्य मिलते हैं आपको। ये जो तीर, धनुष और तीर के दृश्य जो मिलते हैं, यह एक तकनीक और विज्ञान प्रौद्योगिकी के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नृत्य, गाना, वाद्य यंत्र यह संस्कृति को दर्शाता है तथा जंगली जानवरों का शिकार, मछली पकड़ना, ये सब आर्थिक क्रियाकलाप को दर्शाता है। भीमबेटका पाषाण काल कला समूह का वर्गीकरण। चित्रकला में विभिन्न रंगों का इस्तेमाल किया गया है। इन रंगों को प्राकृतिक रूप से पीसकर बनाया जाता था। आज भी आप जनजातीय समाज में देखेंगे तो वो अपना रंग प्राकृतिक वनस्पतियों को पीस करके एक दूसरे को मिलाकर वो अपना कलर करते हैं, जिसमें पौधों के रसायन के साथ जानवरों के खून को भी मिलाकर बनाया जाता था। इन रंगों में अगर ये मानव जो शिकार करते थे, जानवरों के खून को मिलाकर लाल या किसी भी तरह के कलर को वहाँ पे आप मिश्रण करके बनाते थे। लाल रंग को आयरन ऑक्साइड, गेरू, सफ़ेद चूना पत्थर से तथा हरे रंग को हरे चकमक पत्थर से बनाया जाता था। जो लाल रंग है वो आयरन ऑक्साइड, जो खून में आयरन ऑक्साइड जो मात्रा पाया जाता है उससे, तथा सफ़ेद चूना पत्थर से हरे रंग को हरे चकमक पत्थर बनाया जाता है। जो सफ़ेद चूना पत्थर है उसको पीसकर पानी डालकर उसको चूना पत्थर मतलब कि गेरू रंग बनाया जाता था। कुछ चित्र एक ही रंग में है, मोनोक्रोम, जबकि अन्य चित्र अनेक रंगों में है, पॉलीक्रोम। जो एक रंग में है उसको हम लोग मोनोक्रोम के नाम से जानते हैं और जो अनेक रंग में चित्रित है उसको पॉलीक्रोम के नाम से जानते हैं। इन चित्रों में बहुत अधिक गतिविधियों को दर्शाया गया है। इन चित्रों में लिंग आधारित श्रम का विभाजन दिखाया गया है। इन चित्रों में लिंग आधारित श्रम मतलब लिंग के आधार पर कार्यों का बंटवारा, जैसे पुरुष का काम क्या शिकार करना था तथा महिलाओं का काम जो है खाद्य संग्रह, भोजन इकट्ठा करना को दर्शाया गया है। इसे बोलते हैं लिंग आधारित श्रम, मतलब कि लिंग के आधार पर कार्यों का बंटवारा, श्रम का डिस्ट्रीब्यूशन। पुरुषों को शिकार करते और महिला को भोजन तैयार एवं संग्रहण करते दिखाया गया है। इन चित्रों में पुरुष को जो है शिकार करते हुए तथा महिलाओं को भोजन तैयार एवं संग्रह करते दिखाया गया है। यशोधरा, मध्यपाल और अन्य विद्वानों ने अनुक्रमिक चरणों का वर्णन किया है। ये चरण आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, बिल्कुल आप थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। ऐसे इसका कोई महत्व नहीं है एग्जाम से लेकर, जो महत्व होता है आप हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। तो आज के वीडियो को यहीं बंद करते हैं। ये रहा आपका चैप्टर 1 जो खंड 1 है, भारतीय इतिहास का पुनर्निर्माण, उसको हम लोग पढ़ लिए हैं। तो आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हुआ होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आगे भी हम ऐसा वीडियो आपके लिए उपलब्ध करा सकें। धन्यवाद।